निकाल कर वो आए, हम सब शुक्रगुजार हैं। आप 2 मिनट बोलना चाहेंगे? हमारे बीच में उपस्थित हिंदुस्तान समूह की अध्यक्ष एवं कर्ता धर्ता आदरणीय श्रीमती शोभना भरतिया जी, मेरे नौजवान दोस्त एवं उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी, मंच पर आसीन मेरे साथ आदरणीय शशि शेखर साहब और इस समागम में उपस्थित सारे मेरे बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, मैं सर्वप्रथम शशि शेखर जी को और हिंदुस्तान समूह को धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं कि इस शिखर समागम में मुझे आमंत्रित यहाँ किया और इस ऐतिहासिक लखनऊ शहर में मुझे यहाँ आने का एक मौका प्रदान किया। मेरे भाई अखिलेश ने मेरे पूर्व समाजवादी पार्टी की पूरी मैनिफेस्टो हम लोगों को सुना दी और आज राजनीति की वास्तविकता ये बन चुकी है। कथनी और करनी में, जनसेवा में हमारा अंतर नहीं होना चाहिए। यही इस देश के स्वतंत्रता संग्रामियों ने हमें सुनाया था और सिखाया था। और आज जब इस समागम में, जिसका शीर्षक है बदलते हिंदुस्तान की बुलंद आवाज, और वास्तविकता में आज भारत की जो स्थिति है, विश्व पटल पर उजागर होने की क्षमता हमारी है। 18% देश की आबादी इस देश में है। विश्व की 2% घरेलू उत्पादन का दर भारत से उत्पन्न होता है। 2.5% विश्व का व्यापार भारत से उत्पन्न होता है। तो मेरा देश, हमारा देश एक क्षमताओं का देश है। लेकिन मैं मानता हूं कि भारत की असली क्षमता केवल भारत की आर्थिक क्षमता के आधार पर नहीं है, पर भारत की अध्यात्म की क्षमता के आधार पर भी है। मूल्य और सिद्धांतों की जो धरोहर हमारी देश में है, उसकी क्षमता के आधार पर भी भारत उभर सकता है। और एक उदाहरण हम लोग अगर दे पाएं तो एक पुरानी आत्मा हमारी देश की है, लेकिन उस पुरानी आत्मा के साथ एक नौजवान शरीर भी हमारा देश का है। और जब इन दोनों तत्वों का संगम होगा, तभी बदलते हिंदुस्तान की बुलंद आवाज उजागर होगी। और अगर इन दोनों तत्वों का हमें संगम करना होगा इस देश में, तो मेरे मायने में 4 स्तंभ पर हमें अपना ध्यान आकर्षित करना होगा। आज मुझे यहां बुलाया गया बोलने के लिए अमित शाह जी के पूर्व में, तो सरकार के बारे में भी कुछ न कुछ मुझे कहना ही होगा। तो जब 4 स्तंभों की मैं चर्चा करता हूं, पहला स्तंभ है हमारे देश में स्थिरता, एक अमन चैन का वातावरण, एक वातावरण जिसमें असहिष्णुता के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। विचारों का आदान प्रदान किसी भी प्रजातंत्र की नींव होती है। और आप में और हम में, इस देश में, चाहे मेरे भाई अखिलेश के साथ हमारे मतभेद हो सकते हैं, लेकिन हमारे देश में मनभेद के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। लेकिन वास्तविकता है आज कि जो नागरिकों को समान अधिकार मिलना चाहिए, चारों तरफ एक उत्पीड़न का माहौल, चाहे ऊना की घटना हुई हो, कैराना की घटना हुई हो, और अब जो आप लोगों के ऊपर भी
मीडिया के ऊपर भी गैग ऑर्डर लग रहा है, प्रजातंत्र के चौथे स्तंभ पर गैग ऑर्डर लग रहा है। प्रजातंत्र में प्रश्न करना राष्ट्र विरोधी नहीं, लेकिन राष्ट्र हित का एक कदम होता है। और लोकतंत्र में अगर एक हक एक सामान्य नागरिक के रूप में अगर आपको और हमें दिया गया है, वो केवल एक हक है। वो हक है कि हर व्यक्ति के साथ हम प्रश्न कर सकते हैं, और अगर उसके साथ समझौता किया जाएगा तो इस प्रजातंत्र के ढांचे के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाया जाएगा। और जब हम स्वच्छ भारत की बात करते हैं, जिसकी इतनी प्रोपेगेंडा चलती है, वो स्वच्छ भारत लखनऊ की गलियों में नहीं, इटावा की गलियों में नहीं, ग्वालियर, भोपाल और इंदौर की गलियों में नहीं। वो स्वच्छता पहले हमें अपने दिमाग में और अपने जहन में लानी होगी, अगर इस देश में तरक्की और विकास और प्रगति हम लोग चाहते हैं। तो पहला स्तंभ है स्थिरता, और उसी के साथ दूसरा स्तंभ सांप्रदायिक सद्भाव, धर्मनिरपेक्षता का माहौल, जो इस देश की धरोहर है, उसे हमें बचा के रखना होगा। हमारे पुराणों में लिखा गया था, कर्माणुवादी का रस्ते मां फुलेचू कदाचनन, कर्म करो फल के बारे में चिंता मत करो। यह भारत की हृदय स्थल की चर्चा और विषय है। एक ऐसे सिंगर जो शायद अखिलेश और हमने सुना हो, पुराने जमाने के थे, लेकिन हम लोग नौजवान हैं, लेकिन आज भी उनके गाने हम सुनते हैं। बॉब डिलन की बात दिबांग जी ने कहा, एल्विस प्रेस्ली ने कहा था, वैल्यूज आर लाइक फिंगरप्रिंट्स, नो वंस आर द सेम, बट वी लीव देम वेरेवर वी गो। उन मूल्यों और सिद्धांतों को हमें बचा के रखना होगा। आंतरिक सुरक्षा एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है आज देश में। एक अमन चैन का वातावरण तय होगा, तभी हमारा देश विकास और प्रगति के रास्ते पर चल पाएगा। और आज जो 100 दिनों से कश्मीर घाटी में स्थिति हो चुकी है, जिंदगी रुक चुकी है, सरकार पूरी तरह से नाकाम हो चुकी है, 27 स्कूल जल चुके, 174 एलओसी के बॉर्डर पर स्कूल बंद हो चुके। एक तरफ कश्मीर की स्थिति, दूसरी तरफ आज लाइन लग रहे हैं, ये जो 500,000 नोट की बात की जा रही है। हां, काला धन का निपटारा हमें करना होगा, भ्रष्टाचार का निपटारा करना होगा, ये श्राप है इस देश पर। लेकिन 10% लोगों को टारगेट करने में 90% लोगों को संकट का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीण अंचल में शायद केवल अखिलेश और हम जानते होंगे कि क्या स्थिति आज उत्पन्न हो चुकी है। जिंदगी रुक चुकी है। चाहे कश्मीर की हम बात करें, आंतरिक सुरक्षा की बात करें, 1 रैंक 1 पेंशन पर सूबेदार ग्रेवाल जी के परिवार के साथ जो सलूक किया गया, मैं समझता हूं आज सारे जवानों के माथे पर आज कलंक लग चुका। और इसी के साथ तीसरा स्तंभ मैं मानता हूं आजीविका, रोजगार के अवसर। 70% देश की जनता आज 35 वर्ष की आयु से कम है। अगर आज हमें उन्हें आगे बढ़ाना होगा तो केवल लैपटॉप नहीं, केवल शिक्षा नहीं, लेकिन उनको नौकरी चाहिए। कितने शिक्षित बच्चे हैं आज हमारे देश में, नौजवान हैं हमारे देश में, जिनको आज नौकरी नहीं मिलती। अगर जिंदगी आगे ले जाना होगा तो वो पहला पेचेक हमारे हाथ में आना होगा। और इसके लिए कौशल विकास, स्किल डेवलपमेंट, वोकेशनल ट्रेनिंग आज अनिवार्य है हमारे देश में। पर ऐसा स्किल डेवलपमेंट हो, ऐसा वोकेशनल ट्रेनिंग हो, ये नहीं कि हमने पॉलिटेक्निक लगा दी, ये नहीं कि हमने इंजीनियरिंग कॉलेज लगा दिए, क्योंकि डिग्री लेकर लाखों करोड़ों हमारे युवा दर दर के ठोकरे इस देश में खा रहे हैं। ऐसी वोकेशनल ट्रेनिंग, ऐसी स्किल डेवलपमेंट होनी चाहिए जिसके आधार पर गारंटी हो कि उस नौजवान को उसकी पहली नौकरी उस स्किल डेवलपमेंट के आधार पर मिलनी चाहिए। तब उस स्किल डेवलपमेंट का कोई कार्य हो। 10 लाख नौजवान हमारे वर्कफोर्स में हर महीने आते हैं इस देश में। और अच्छे दिन वाली सरकार ने कहा था
कि हम 2 करोड़ रोजगार के अवसर उत्पन्न करवाएंगे। पिछले 2 साल की रिकॉर्ड निकाल के आप देख लो। 2015 में केवल 4,35,000 रोजगार के अवसर उत्पन्न हो पाए हैं और 2016 में केवल 1,35,000। मतलब लक्ष्य की पूर्ति करने में 2% भी नहीं। यह अंतर है कथनी और करनी के बीच में। और आखिरी स्तंभ मैं मानता हूं अर्थव्यवस्था का स्तंभ है। आज किसान का हाल देख लो। आज किसान इस देश में बेहाल है। वो किसान जो मेहनत और परिश्रम करके आपके टेबल पर और हमारे टेबल पर अनाज पहुंचाता है। आज डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है, अभिभाषक का बच्चा अभिभाषक बनना चाहता है, नेता का बच्चा नेता बनना चाहता है, लेकिन आज किसान का बच्चा आज किसान नहीं बनना चाहता इस देश में। इससे बड़ी दुख की बात क्या हो सकती है? जिस देश में विश्व से सबसे ज्यादा दूध का उत्पादन होता है 100 मिलियन टन, जिस देश में विश्व के सबसे द्वितीय नंबर के सब्जी का उत्पादन होता है 150 मिलियन टन, और जिस देश में खाद्यान्न का उत्पादन पूरे विश्व में तीसरे नंबर पर आता है, आज वो किसान खुदकुशी कर रहा है। तो आर्थिक विकास और क्षमता अगर हम चाहते हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, कृषि के क्षेत्र में, सर्विसेज के क्षेत्र में, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को आप देखिए, इस वित्तीय वर्ष के पहले 5 महीनों में -0.27% रहा है आईआईपी, जो पिछले 10 सालों में सबसे कम लेवल का है। और महंगाई की तो हम बात ना करें। दाल का दाम से तो आप सब लोग परिचित हो। जब हम लोग बच्चे थे, एक कहावत होती थी हमारे घरों में, घर की मुर्गी अब इससे ज्यादा मुझे कहने की जरूरत नहीं। तो आज अगर इस देश में असलियत में एक बदलते हिंदुस्तान की बुलंद आवाज हमें चाहिए, तो इन चारों स्तंभ की निचोड़ में लगाकर, चाहे वो स्थिरता हो, आंतरिक सुरक्षा का मामला हो, आजीविका हो या अर्थव्यवस्था हो, उन चारों को संगठित करके अध्यात्म, सांप्रदायिक सद्भाव, धर्मनिरपेक्षता, उदार विचारधारा और आर्थिक विकास का संगम करके, तभी हमारा यह शीर्षक बदलते हिंदुस्तान की बुलंद आवाज विश्व पटल पर इस देश को निखार पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। पहला सवाल आपके भाषण से ही मिस्टर सिंधिया। आपने गीता के श्लोक का उदाहरण दिया, माँ फलेषु कदाचन। कांग्रेस भी क्या इसी तरीके से काम कर रही है, लेकिन फल उसकी लगता है प्रायोरिटी पर नहीं है? शशि जी, हर राजनीतिक दल में उतार चढ़ाव आता है, और ये ना हम भूलें कि कांग्रेस भी 10 साल सरकार में रही, लेकिन जरूर हमारी कुछ कमियां रही हैं, जिसके आधार पर आज हम लोग विपक्ष में बैठे हैं। हमें कार्य करना होगा, अनेक कदम उठाने होंगे, जनता का विश्वास दोबारा हमें जीतना होगा, और इसलिए जो हमारी जिम्मेदारी है संसद के अंदर और संसद के बाहर हमारे क्षेत्र में, जनता की आवाज़ को उस प्रजातंत्र के मंदिर में हम सुनाएं, जनता के मुद्दों को हम उठाएं। यही हमारा कर्तव्य बनता है और यही हमारा धर्म बनता है। इधर के दिनों में देखने में आया है कि आपकी पार्टी उसकी कोशिश कर रही है, संसद में आप खुद एक बुलंद आवाज़ बनते हैं। कल राहुल गांधी गए और लाइन में खड़े हो गए नोट बदलने के लिए, लेकिन ये सारा का सारा विरोध ऐसा लगता है जैसे प्रतीक विरोध है, क्योंकि संगठन उस तरह से मजबूत नहीं रह गया है। तो देश की सबसे पुरानी पार्टी, जैसा आपने अभी खुद भी कहा कि 70% लोग नौजवान हैं, नौजवानों को अवसर वहाँ पूरी तरीके से कम मिलना शुरू होगा। मैं उसमें इंटरनल परिवर्तन की भी बात कर रहा हूँ। शशि जी, ये कॉन्स्ट्रक्ट मैं पिछले 10 सालों से सुन रहा हूँ देश में। मैं नहीं मानता कि इस देश को हमें बांटना होगा
नौजवानों और वृद्धों के बीच में। और मैं नहीं जानता कि मैं कौन सी श्रेणी में आता हूं, क्योंकि अब ना मैं नौजवान रहा हूं और ना मैं वृद्ध की श्रेणी में आता हूं। पर मैं ये मानता हूं कि काबिलियत के आधार पर व्यक्ति को जिम्मेदारी दी जानी चाहिए। आपको जिंदगी में आप कई नौजवान पाओगे जिनकी सोच विचारधारा पूरी तरह से वृद्ध की तरह होगी, और आप कई सीनियर सिटीजन्स को पाओगे जिनकी क्षमता, जिनकी एक्सपीरियंस, जिनका अनुभव के आधार पर आज भी कर्मठता के साथ वो कार्य करते हैं। तो ये जो डिस्टिंक्शन है नौजवानों के बीच में और बाकी के बीच में, मैं चाहता हूं कि इस देश में, केवल कांग्रेस पार्टी में नहीं लेकिन इस देश में क्षमताओं के आधार पर जिम्मेदारी हर एक व्यक्ति को दी जानी चाहिए। ये ठीक है, लेकिन ये भी बात होती है कि जब आपने अभी धार्मिक असहिष्णुता की बात की, ये भी कहा कि देश का विभाजन वैचारिक तौर पर किया जा रहा है, तो इसमें जब हम महसूस करते हैं तो यही बात अखिलेश यादव जी भी बोलते हैं, यही बात आप भी बोलते हैं। मैं उत्तर प्रदेश का एक मतदाता भी हूँ, तो मेरे ये समझ में नहीं आता कि एक ही बात जब दो लोग बोल रहे हैं और एक तरफ एक पार्टी है जो बिल्कुल साफ बात कर रही है, तो आप लोग गठबंधन क्यों नहीं करते इस तरीके का कि एक तरफ विचार हो एक तरीके का, दूसरी तरफ दूसरे तरीके का विचार हो और जनता को उसको चुनने की आज़ादी दी जाए। ये मैं इसलिए भी पूछ रहा हूँ कि अखिलेश यादव ने लास्ट टाइम हिंदुस्तान टाइम्स के मंच से एक ऑफर किया था राहुल जी को सीधा सीधा। देखिए, कठिनाई ये होती है कि अखिलेश जी ने, पिछले बार मैं भी ऑडियंस में बैठा था उस दिन, उन्होंने ऑफ़र किया था और वो ऑफ़र हम सब ने सुना था, लेकिन आज इस मंच पे बैठ के कह रहे हैं कि नहीं, उत्तर प्रदेश में ही हम खुश हैं, हम वहाँ नहीं जाना चाहते। तो ये अपने माइंड पहले मेकअप कर लें कि उनकी स्ट्रैटेजी वो है कि ये है कि शायद कोई और स्ट्रैटेजिस्ट ने आके इनको कह दिया हो कि वहाँ की बात मत करो और अपनी मन की बात से थोड़ा कम करो, तो शायद स्ट्रैटेजिस्ट के आधार पर इन्होंने वो बात करना बंद कर दिया, क्योंकि आज इस मंच से कुछ और कह रहे थे और उस दिन वे कुछ और कह रहे थे। और इसलिए मैं मानता हूं कि देश में मोर ऑन द सीरियस साइड हम नेताओं को समय के आधार पर चर्चा करने के विपरीत जो हमारे आत्मा की आवाज़ है, उस आत्मा की आवाज़ के आधार पर हमें चर्चा करना होगा। जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है, चाहे आप किसी दल के व्यक्ति भी हो आप। और जहाँ तक आपने सरकार की बात की, ये वातावरण असहिष्णुता का क्यों है? इसका मुख्य कारण ये है कि जिम्मेदार लोग जिम्मेदार पदों पर बैठकर जब गैर जिम्मेदार वक्तव्य दें और उनको टोका नहीं जाए, तो फिर वही बीमारी कैंसर की तरह जमीन तक पहुंच जाती है। और इसके कई उदाहरण हमने पिछले 2.5 वर्षों में देखे, जहां उस दल के एक सांसद कहते हैं कि नाथूराम गोडसे राष्ट्रभक्त थे, उस दल की एक मंत्री ने तो क्या क्या कह दिया, राम भक्त, और एक ऐसा शब्द का इस्तेमाल किया जो मैं आपके मंच से इस्तेमाल नहीं कर सकता हूं। और अभी एक और मंत्री वीके सिंह जी ने, जिस सूबेदार ग्रेवाल जी ने आत्महत्या किया, उसने कहा कि मानसिक संतुलन उनका बिगड़ चुका है। और जब इन पर अंकुश न लगाए जाए तो फिर असहिष्णुता का माहौल देश में नहीं बढ़ेगा तो क्या होगा? जब असहिष्णुता की बात आती है तो एक काउंटर लॉजिक ये भी आता है कि असहिष्णुता सिर्फ एक तरफा नहीं है। जब कोई दूसरा अगर मैं पॉलिटिशियन हूं, लेकिन मैं पॉलिटिक्स करना शायद मेरे पूज्य पिताजी को भी नहीं आता था और हमें भी नहीं आता है। मैं मानता हूं कि जिंदगी में जो सही है उसे सही बोलो, जो गलत है सो गलत बोलो। और कभी कभी ये विचार भी दिमाग में आ जाता है कि उससे हमारी राजनीतिक हानि भी हो सो हो, लेकिन मूल्य और सिद्धांतों के आधार पर अपनी जीवन को हमें जीना होगा। जब राजनीति की बात हम करते हैं, आपने मूल्यों की बात की, तो आपने अपना कैरियर, यहाँ बैठे बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि सिंधिया जी ने अपना कैरियर 13 साल की उम्र में शुरू किया था अपने पिता के इलेक्शन में 1984 में,
और उस समय आप सक्रिय हो गए थे राजनीति में। तो इस तरह आपका 30 साल का एक कैरियर हो गया, उससे ज़्यादा का। आपने तो मेरा उम्र बता दिया सब, हाँ, पर धन्यवाद, मेरे उम्र से कई साल आपने घटा दिए। मैं मेरा मेरा आपकी उम्र को लेके कोई आश्चर्य था, वो तो आप भी बोल चुके थे। लेकिन मैं ये पूछना चाहता था, चूंकि आपने मूल्यों की बात की, तो इन 32 सालों में आपको राजनीतिक मूल्यों की स्थिति कहाँ पहुंचती हुई नजर आई है? गिरावट आई है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन अंततः में हम लोग कौन हैं? हम लोग तो जनता के बीच में से तो आते हैं। कोई हमें भगवान ऊपर से तो टपका नहीं देता। जनता के बीच के प्रतिनिधि हैं, जनता के बीच में से ही आते हैं। और जरूर अगर हमारे देश में, जैसे मैंने अपने उद्बोधन में कहा कि उन मूल्यों और सिद्धांतों को एक धरोहर की तरह बचाकर रखना होगा, तो उसकी शुरुआत शीर्ष नेतृत्व से तो शुरू होनी चाहिए, चाहे वो अखिलेश यादव जी हों, चाहे सांसद के रूप में मैं हूं, या जो भी व्यक्ति हो। लेकिन उसी के साथ उसकी शुरुआत हमें अपने परिवार में से भी करना होगा, जहां हमें अपने बच्चों को सिखाना होगा अच्छे मूल्य, अच्छे सिद्धांत, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने तो हमें सिखाया था। और अब जिम्मेदारी हमारी है इस देश में कि उसे बचाकर हम रखें और उसे आने वाले पीढ़ी में भी संचालित हम लोग कर पाएं, वो हमारी जिम्मेदारी होती है। वो ठीक है। मैं फिर जैसे अभी अभी हमें एक ट्विटर पर सवाल मिला है, और ये उम्र के संबंध में ही किसी विनोद शर्मा ने ट्वीट किया है कि जनप्रतिनिधियों की सेवानिवृत्ति की उम्र क्या होनी चाहिए? आपको नहीं लगता कि अब नौजवानों का वक्त आ गया है? सारे लोग रिजेंबल आप ही लोगों से करते हैं। देखिए, मैं मानता हूं, मैं जैन समाज का बहुत बड़ा प्रशंसक हूं, और जैन समाज की दो नियम हैं जिनसे मैं बहुत प्रभावित हुआ हूं। पहला नियम है जियो और जीने दो। हम राजनीति में किसी को जीने नहीं देते और किसी को बचने नहीं देते। दूसरा नियम है इनका क्षमावाणी का पर्व, साल में एक बार, कि जाने या अनजाने में अगर हमसे कोई गलती हुई हो तो हमें माफ कर दीजिएगा। अगर हमारे नेता लोग और जनसेवक इन दोनों नियमों को अपना दें तो देश की बड़ी तरक्की होगी। जब आप और जहां तक आपने उम्र की बात की, उसका उत्तर तो मैंने आपको पूर्व में दे दिया था कि उम्र के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। जब तक उस व्यक्ति का लगाव, जुड़ाव और संबंध अपनी क्षेत्र की जनता के साथ रहे और विकास और प्रगति में उस व्यक्ति का योगदान रहे और दोनों कंडीशंस को फुलफिल किया जाए, क्योंकि केवल जुड़ाव और लगाव के आधार पर जनता का आशीर्वाद आपके साथ सदैव नहीं रहेगा। केवल विकास के आधार पर जनता का आशीर्वाद आपके साथ केवल नहीं रहेगा। उन दोनों का संगम होना होगा, और जब तक उन दोनों का संगम रहेगा तब तक जनता के लिए सेवा करने का मौका आपको क्यों ना दिया जाए। आपने किसानों के दुख दर्द की बात की, लेकिन देखा यह गया है पिछले 15-20 सालों में लगातार गांव वीरान हुए हैं और लोग वहां से बाहर की ओर जा रहे हैं। तो इसकी कोई एक ठोस बात मैं लोकसभा की बहसों में भी कभी नहीं सुनता। बातें तो करते हैं लोग कि साहब किसानों का किया जाना चाहिए। आपने अभी एक बड़ी रैली की और उसमें बड़ी संख्या में लोगों ने शिरकत की। आपको लगता है कि ये समय आ गया है जब कांग्रेस इसको, जहां वो सत्ता में है और जहां वो सत्ता से बाहर है, मिला के एक ऐसी नीति तैयार करे कि इस देश की एग्रीकल्चर इकोनॉमी एक नया आकार ले सके, दूसरी हरित क्रांति पैदा हो सके? मैं मानता हूं कि ये आपका प्रश्न नहीं, लेकिन आपका वक्तव्य है और बहुत ज़रूरी है। जरूर कृषि का क्षेत्र आज घरेलू उत्पादन देश का केवल 14% है, लेकिन 68% रोजगार का अवसर आज भी उत्पन्न कराता है।
और गर्व से मैं कह सकता हूं कि कांग्रेस के ज़माने में चाहे समर्थन मूल्य की बात हो, चाहे बोनस की प्रक्रिया की बात हो, चाहे ग्रामीण अंचल में अर्थव्यवस्था की बात हो, ऐतिहासिक कदम हमने उठाए, चाहे मनरेगा की योजना हो, चाहे कई भी मुद्दे हों। लेकिन ज़रूर एक मैसिव और मैस अर्बनाइजेशन हो रहा है। वो क्यों है? क्योंकि आज गांव का व्यक्ति चाहता है कि वह अपने बच्चों को सबसे अच्छी शिक्षा दे पाए, सबसे अच्छी स्वास्थ्य की सेवा दे पाए, और वह केवल जिला मुख्यालय में मिलता है, बड़े बड़े शहरों में मिलता है। और इसलिए ये मैं नहीं मानता कि पलायन हो रहा है, लेकिन हर किसान अपने गांव में भी घर रखता है और शहर में भी छोटा घर रखता है। तो समय की मांग है कि उन व्यवस्थाओं को हमें ग्रामीण अंचल तक फैलाना होगा। और महात्मा गांधी जी की एक सोच थी कि इंडिया मस्ट नॉट इंडल्ज इन ओनली मैस प्रोडक्शन बट प्रोडक्शन बाय द मैसेस। और वो क्रांति हमें इस देश में लानी होगी, और कृषि के क्षेत्र में वो क्रांति हम लोग ला सकते हैं। कैसे? कृषि के क्षेत्र में फूड प्रोसेसिंग के जरिए। आज अमूल का मॉडल देखो आप देश में, पूरे देश के किसानों को समृद्धि वो अमूल का मॉडल दिलवाता है। वैसा ही मॉडल जो आपका टोमेटो केचप का बोतल आपको डाइनिंग टेबल पे मिलता है, उसका वैल्यू का केवल 2% टमाटर के रूप में आज किसान को मिलता है। 98% बाकी की चेन में जाती है। तो एक सहकारिता का मॉडल फूड प्रोसेसिंग के लिए भी अगर हम डेवलप करें, जहां किसानों को भी उसमें ज़्यादा से ज़्यादा उनका समावेश हो पाए, उससे उनकी अर्थव्यवस्था में भी बहुत सारी इंप्रूवमेंट आएगी। और ये शशि शेखर जी, मैंने देखा है मेरे संसदीय क्षेत्र में, आप में से कई लोगों ने शायद जाना होगा, और अगर महिलाओं ने तो जरूर जाना होगा, और शायद पुरुषों ने जब वो वार्षिक उत्सव आता होगा, चंदेरी साड़ी करके एक चीज़ जानी जाती है इस देश में। वो चंदेरी मेरे संसदीय क्षेत्र में, और ये विडंबना मेरे सामने भी आई थी जब उस चंदेरी में करीब करीब हमारे 10,000 बुनकर हैं, लेकिन बुनकर की बच्ची या बच्चा उस ताना बाना के क्षेत्र में नहीं लगने चाहते थे। तो जब सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री में था, अगली पीढ़ी को प्रोत्साहित करने के लिए करीब 20 कैड कैम मशीन मैंने वहां एक बुनकर विकास केंद्र में स्थापित किया। और ये नई पीढ़ी सूचना प्रौद्योगिकी के आधार पर, आईटी के आधार पर उस कैड कैम मशीनों पर प्रशिक्षण इन्होंने लिया। और मैं आज गर्व से कह सकता हूं कि वो फेमस या शायद इन्फेमस कॉमनवेल्थ गेम्स में जिन लोगों को पदक मिला, पदक स्टैंड पर जो पट्टा उन पर लगाया गया, वो कॉमनवेल्थ गेम्स का पट्टा, उस पट्टे के डिज़ाइन का जब प्रतियोगिता हुई थी, उसमें मेरा 16 साल का चंदेरी का बालक प्रथम श्रेणी पर आया, और उसी के डिज़ाइन पर सारे कॉमनवेल्थ गेम्स के पट्टे दिए गए। तो ये एक नई क्रांति हमें छोटे पैमाने पर या बड़े पैमाने पर हमारे देश में लानी होगी। और वैसे ही स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्र में केवल लोगों को, जैसे अखिलेश ने अभी कहा, कौशल विकास, स्किल डेवलपमेंट, पॉलिटेक्निक्स मैंने बहुत देख लिए मध्य प्रदेश में। कुछ नहीं होता पॉलिटेक्निक्स के आधार पर कि बच्चे आते हैं, प्रशिक्षण लेते हैं, उसके बाद नौकरी नहीं मिलती। कनेक्शन होना पड़ेगा मार्केट के साथ। और इसलिए मेरे संसदीय क्षेत्र में गेल ILFS, जो एक बड़ी संस्था है ILFS, उन्होंने एक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया है, जहां पहला जॉब उन सारे बच्चों को 6,000, 8,000, 10,000, 15,000 रुपए की नौकरी, इलेक्ट्रोलक्स, केल्विनेटर, रिलायंस फूड फ्रेश, विश्व के अनेक कंपनियों में पहला जॉब की गारंटी उन सारे बच्चों को दिया जाता है। तब दरवाजे खुलते हैं, तब अवसरों का भंडार हमारी नौजवान पीढ़ी को मिल पाती है। एक बहुत मुझे अच्छा लग रहा है, अखिलेश जी ने आपको फर्स्ट नेम से बुलाया, आप अखिलेश जी को फर्स्ट नेम से बुला रहे हैं। हम दोस्त हैं। आप दोस्त हैं। अखिलेश जी कह रहे हैं कि हम दुनिया के दूसरे हिस्सों को भी जानते हैं, इसलिए मैं बॉब डिलन का मैंने एक उदाहरण दिया, आपने एल्विन प्रेस्ले का उदाहरण दिया। अगर आप लोगों की दोस्तियां हैं, मैं सिर्फ आप दोनों की बात नहीं कर रहा, लेकिन एक नौजवान पीढ़ी राजनीति में भी आ रही है, तो क्या आप लोग दलीय मतभेद बुलाकर कभी राष्ट्र के किन्हीं टॉप 10 मुद्दों पर कुछ काम एक साथ मिलकर करना चाहेंगे?
मैं दो बड़े नेताओं की उपस्थिति में ये सवाल पूछ रहा हूँ। देखिए, ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। 30-40 साल पहले जब इनके पिता, जो आज भी संसद में हैं, मेरा सौभाग्य है उनके साथ काम करने का मौका भी मुझे मिल रहा है, और मेरे पिता, मेरी दादी संसद में होते थे, एक वातावरण होता था, तीखे शब्द के उपयोग किए जाते थे, आलोचना सरकार की जाती थी, पर नीतिगत आलोचना की जाती थी, व्यक्तिगत आलोचना नहीं। और जितनी भी आलोचना आप संसद के अंदर करो, बाहर निकलकर कभी कभी लोग चर्चा भी करते थे, मेल मिलाप होता था, गले लगते थे। आज मैं पाता हूं कि डिविजन्स इतनी सॉलिड हो चुकी हैं, इतनी तीखी हो चुकी हैं। हाँ, और इसलिए मैंने मंच से कहा शशि जी कि हमारे मतभेद हो सकते हैं, लेकिन मनभेद नहीं होने चाहिए। और ये परिवर्तन शायद हम लोगों की जिम्मेदारी है दोबारा राजनीति में लाने के लिए इस देश में। एक और सवाल मेरे मन में ज्योतिरादित्य जी बहुत आता है, और यहाँ बैठे हुए तमाम लोगों के मन में आता होगा। हम जब लोकसभा और राज्यसभा टीवी देखते हैं तो हमें ये लगता है कि संसद में दो चार अच्छे बोलने वालों की बस मौजूदगी है और अच्छे विचार खत्म हो रहे हैं संसद से, क्योंकि शब्द जब होते हैं जो भी वो विचारों के पीछे से प्रेरित होते हैं। तो क्या आपको लगता है राजनीति विचारहीन होती जा रही है? नहीं, मुझे बड़ी आशा है इस देश की राजनीति में, और मुझे बड़ी आशा है इस देश के मूल्य और सिद्धांतों में। और जहां हम लोग देखते हैं, मैं नहीं मानता शशि जी कि हमें सभी को एक ही ब्रश से पेंट कर लेना चाहिए। हमारे संसद में भी इतने लोग हैं जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में बहुत परिश्रम किया है, बहुत विकास लाया है, बहुत प्रगति लाया है, और ऐसे जनसेवक भी होते हैं। इसलिए मैं राजनीतिज्ञ का शब्द पसंद नहीं करता, मैं जनसेवक का शब्द ज़्यादा पसंद करता हूँ, क्योंकि अंत में राजनीति हमारा लक्ष्य नहीं होना चाहिए। हमारा लक्ष्य होनी चाहिए जनसेवा, और राजनीति केवल एक माध्यम होनी चाहिए उस लक्ष्य की पूर्ति करने के लिए। एक सवाल अभी अभी ट्विटर पर और मिला है, आकांक्षा वर्मा आपसे जानना चाहती हैं। आपने नोटबंदी को छुआ था और उन्होंने एबीपी पर इसको सुना होगा कि नोटबंदी को आप कितना उचित मानते हैं, नंबर एक। नंबर दो, इसके असर से देश कब तक उभरेगा? भ्रष्टाचार का कठोर विरोध मैं करता हूं। ये एक श्राप है इस देश पर, और इसे मिटाने में मैं समझता हूं राजनीतिज्ञों की बात छोड़ लीजिए, देश की जनता एक साथ एक ही आवाज में बोलती है। मैं आपको शशि जी अतीत में 2014 में ले जाना चाहता हूं। 2013 में, उस समय में कोई दूसरी सरकार थी, और उस समय में आरबीआई ने एक नोटिफिकेशन निकाला था, क्योंकि कई नोट्स में, 500 के नोट्स में कोई खामियां थीं, तो उन्हें हमें चेंज करना होगा, और कहीं भी किसी बैंक में जाके आप चेंज कर सकते हो, और 1 साल 9 महीने का समय दिया गया था उन्हें चेंज करने के लिए। और उस समय बीजेपी की प्रवक्ता, जो वर्तमान में मेरे साथ संसद में सदस्य हैं, मीनाक्षी जी ने इतना कठोर विरोध किया था कि गरीबों के ऊपर क्या मार लगाई है सरकार ने, और किस तरीके से अर्थव्यवस्था पूरी तरह से फेल हो चुकी है। और मोरारजी देसाई जी के समय में जब डीमोनेटाइजेशन हुआ था, उस समय 500 का नोट सर्कुलेशन का केवल 2% था। आज ये 500 और 1000 के नोट सर्कुलेशन के 86% हैं, 15 लाख करोड़ है। और जिस तरीके से आम जन को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है, मैं मानता हूं चाहे वो 5%, 10% हमारे देश में भ्रष्ट लोग हैं, क्या आज इस कदम के साथ आपने सारे बाकी 90% को भी उस कठिनाई का सामना करने के लिए मजबूर कर दिया? आज एक आम इंसान, गांव का, शहर का,
घर के लिए दूध और भाजी नहीं खरीद पा रहा। और जरूर इस कदम का हम समर्थन करते, क्योंकि इसकी सोच विचार आपने 6 महीने से करके रखी है। तो फिर 500 और 1000 के नए नोटों का उत्पादन क्षमता आपने क्यों नहीं बढ़ाया, ताकि कम से कम जिसका जायज पैसा हो, जितना चाहो आप आके ले लो बैंक और एटीएम से। आज सारे एटीएम्स बंद हैं, पैसा एटीएम में नहीं पहुंच रहा, एटीएम बंद हो चुका, 3.5 किलोमीटर का लाइन लगा हुआ है बैंक के बाहर। अब आदमी नौकरी करे, घर की महिला नौकरी करे या गृहस्थी चलाए, या 4 घंटे उस लाइन में खड़े रहे। क्या यह न्याय है देश की जनता के साथ? क्या ये अच्छे दिन हैं? इन प्रश्नों का जवाब इस सरकार को देना होगा। कदम सराहनीय है, लेकिन मैं बार बार कहता हूं, इस देश में आइडियाज की कोई कमी नहीं है। अब जो स्ट्रेटेजिस्ट अखिलेश को आइडियाज दे रहे हैं, 15-20 आइडियाज रोज इनको दे रहे हैं, मुझे फोन पे इन्होंने कहा है। लेकिन प्रॉब्लम इस देश में आइडियाज की नहीं है। शायद इनके चाचा जी भी इनको आइडियाज दे रहे हैं, नेताजी भी इनको आइडियाज दे रहे हैं, मेरी भाभी भी इनको आइडियाज दे रही हैं नाश्ते के ऊपर। आइडियाज की कमी नहीं है, इस देश में क्रियान्वयन क्षमता की कमी है। और इस सरकार की क्रियान्वयन क्षमता में कमी इस सर्जिकल स्ट्राइक नहीं, मैं तो कहूंगा फुल आउट ब्लोन आउट स्ट्राइक हुआ है देश के 90% ऑनेस्ट लोगों के साथ। जो आज जो पीड़ा का सामना ऑनेस्ट लोगों को उठाना पड़ रहा है दिन प्रतिदिन। आपसे बात करना, आपको सुनना, दोनों बहुत अच्छे अनुभव होते हैं, लेकिन घड़ी का भी कुछ हुक्मनामा होता है और मुझे लगता है कि उस समय हमारा समाप्त हो रहा है। तो अगली बार मिलने तक के लिए मैं आप सब लखनऊ वालों की ओर से आपसे विदा लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं दरख्वास्त करूंगी श्री बिनोय रॉय चौधरी, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एचटी मीडिया से, कि वो एक स्मृति चिन्ह उपहार स्वरूप ज्योतिरादित्य जी को प्रदान करें। तालियों के साथ स्वागत कीजिए ज्योतिरादित्य जी का। बहुत बहुत धन्यवाद।